गाइस गुड मॉर्निंग। सो गाइस हम विजन की टेस्ट सीरीज कर रहे थे। गाइस हमने ज्योग्राफी का एक टेस्ट कर लिया है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का लेके आई हूँ। देखो गाइस, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये तीनों ना आपस में इंटरकनेक्ट है। तो ये जो हमारे टेस्ट है ना, साइंस, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, ये सब इकट्ठे ही चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द एनिमल्स, प्लांट्स, बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एनिमल कंस्टिट्यूट मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल स्पीसीज ऑन अर्थ। ये बात बिल्कुल सही है। देयर आर मोर टाइप ऑफ फिशेज देन टाइप ऑफ इंसेक्ट्स। नो, इंसेक्ट्स ज़्यादा टाइप है। इंडिया इज वन ऑफ द मेगा डाइवर्स कंट्रीज इन द वर्ल्ड विद 20% ऑफ टोटल ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी। देखो, नो डाउट इंडिया मेगा डाइवर्स कंट्री, लेकिन हमारा 8% के अराउंड है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या इसमें सही है। एन इंटरमीडिएट स्टेज फाउंड इन द इकोलॉजिकल सक्सेशन in an ecosystem depicting the diversity of species of organism, an increase in the number of species and organism as well as increase in total biomass in a given area term। देखो, मेनली इन्होंने बोला कि इंटरमीडिएट स्टेज को हम क्या बोलते हैं। देखो, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सीरे हाइड्रोक सक्सेशन, जीरेक सक्सेशन या इकोलॉजिकल निकल, तो इसे बोलते हैं सीरे बोलते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टेज पे। ठीक है, फोटो पीरियड इज द ड्यूरेशन ऑफ द लाइट रिसीव डेली एंड सीजनली बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इम्पैक्ट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ बर्ड्स एंड फ्लावर्स इन अ प्लांट। ये बात बिल्कुल सही है। माइग्रेशन साइकिल ऑफ बर्ड, इसको भी इम्पैक्ट करेगी। ब्रीडिंग टाइप ऑफ मैपल, इसको भी इम्पैक्ट करेगी। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। In the polar region, small size animals are rare. What is the reason behind this? Small animals have less fur than the large sized animal. No, ऐसे बात नहीं है, आपको पता होगा, बल्कि वहाँ पे फर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वहाँ के जो पोलर रीजन के जो एनिमल्स होते हैं वो फर से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं हार्श एनवायरनमेंट से। ठीक है, द लैक ऑफ वेजिटेशन इन द पोलर रीजन इज अ चैलेंज एज सम एनिमल्स आर प्राइमरली हर्बीवोर। ऐसा जरूरी नहीं है भाई। स्मॉल साइज एनिमल्स इजिली फॉल प्रे टू देयर लार्ज काउंटर पार्ट्स एंड दस देयर पॉपुलेशन कैन नॉट फ्लरिश। देखो, ये बिल्कुल गलत है। स्मॉल साइज एनिमल्स हैव अ लार्जर सर्फेस एरिया relative to their volume and thus they tend to lose heat very fast। तो गाइज ये बिल्कुल सही बात है। इससे क्या है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं इतने कोल्ड एनवायरनमेंट से। ठीक है, विद रेफरेंस टू द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूट अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो गाइज ये बात बिल्कुल सही है। इट इज हेडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नो, इनके द्वारा हेड नहीं किया जाता और ना ही इनकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। ओनली क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या इसकी सही है। विद रेफरेंस टू द कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड, मतलब साइट्स के बारे में पूछा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट एम्स टू इंश्योर दैट द इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। ये बात बिल्कुल सही है। इट वाज अडॉप्टेड अंडर द एजिस ऑफ यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। तो भाई जो ये स्टेटमेंट है ये गलत है। ये हमने 1963 में अडॉप्ट किया था IUCN की मीटिंग में, दैट इज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर। ठीक है, इट इज़ द लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टी। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इसमें सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर एक्सटिंक्ट? डोडो, क्वागा, पैसेंजर पिजन, स्टीलर, स्टेकाओ। भाई ये चारों की चारों स्पीसीज एक्सटिंक्ट है। तो गाइस इसमें कुछ समझाने वाला बात नहीं है, ये तो चीज़ें आपको रटनी ही पड़ेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ द ex situ कंजर्वेशन मेथड? देखो, ex situ का मतलब है कि हम जो उनका नेचुरल हैबिटेट से अलग हम उन्हें कंजर्व कर रहे हैं। नेशनल पार्क नहीं, देखो नेशनल पार्क इन situ में आता है, बोटेनिकल गार्डन जूलॉजिकल में। देखो ये दोनों क्या आता है, ex situ में आता है। तो सेकंड एंड थर्ड क्या इसका करेक्ट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एस्पेरिगुलस निगर क्या है, एसिटिक एसिड। देखो, जो एस्पेरिगुलस निगर है ये मेनली फंगस होता है जो कि सिट्रिक एसिड से प्रोड्यूस होता है। तो ये गलत हो गया। और जो क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरियम है ये एक बैक्टीरिया होता है जो ब्यूट्रिक एसिड यूज़ होता है इसकी प्रोडक्शन में। तो ये गलत है। हाँ, बाकी जो थर्ड है वो बिल्कुल सही है, दैट इज़ द सैक्रोमाइकस करवे। ये हम कमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं इथेनॉल की उसमें। ठीक है, तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोरल्स। दे आर द मेनली फाउंड इन द ट्रॉपिकल ओशन एंड सी। ये बात बिल्कुल सही है। मोस्ट फिशेज लेज एग्स इन द कोरल कॉलोनीज। ये बात भी सही है। कोरल रीफ्स आर ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये भी सही है। कोरल रीफ्स की ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको पता होना चाहिए। तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायोस्फीयर रिजर्व। दे आर द एरियाज ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड द कोस्टल इकोसिस्टम प्रमोटिंग बैलेंस बिटवीन देयर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये बात बिल्कुल सही है। द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम फॉर एस्टेब्लिशिंग अ कोऑर्डिनेटेड वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज एन इनिशिएटिव ऑफ CBD। तो आपको पता होना जो बायोस्फीयर रिजर्व का जो ये इनिशिएटिव है मैन एंड बायोस्फीयर, वो यूनेस्को का है, ना कि CBD का। तो इस स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो गई। ठीक है, ठीक है, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है। विद रेफरेंस टू द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट। देखो, पहली बात स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये ओनली ऑर्गेनाइजेशन है। इट अंडरटेक्स इम्पैक्ट असेसमेंट विद रिगार्ड टू फोना। ये बात बिल्कुल सही है। इट प्रिपेयर्स द रेड डाटा बुक फोना ऑफ इंडिया एंड फोना ऑफ सिटी। भी सही है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है इसमें बिल्कुल सही है।
अब आगे बढ़ते हैं, एमिशंस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज कैन कॉज एसिड ड्रिप, वोल्केनो, स्वैम्प्स, प्लैंकटन या पावर जनरेशन फ्रॉम फूड। देखो एमिशंस कहीं से भी निकले वो हमारे मतलब कि एनवायरमेंट को इंपैक्ट करेंगे और कहीं ना कहीं एसिड रेन हो सकता है, तो चारों के चारों स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है। विद रेफरेंस टू द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंटरक्रॉपिंग मेथड इन्वॉल्व्स ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप साइमल्टेनियस विद इन द सेम टेबल, बिल्कुल सही है। मल्चिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ द लेग्यूमिनियस क्रॉप बिटवीन द क्रॉपिंग सीजन। देखो मल्चिंग में तो हम क्या करते हैं, मैकेनिकली सॉइल को क्या करते हैं, मतलब कि हम सोइल को कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है, बट ये कोई कल्टीवेशन की प्रैक्टिस नहीं है। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट केस में सही है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन अजम्पशन ऑफ लिमिट्स टू द ग्रोथ थ्योरी, एनवायरमेंट कैन नॉट सपोर्ट राइजिंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन बियॉन्ड इट्स कैरिंग कैपेसिटी। तो ये गाइस यही बिल्कुल बात सही है। एनवायरमेंट कभी भी किसी चीज़ को एक्सपोनेंशियली ग्रोथ नहीं करने देता, क्योंकि एनवायरमेंट की भी एक कैरिंग कैपेसिटी की क्या है, एक लिमिट है, ठीक है। सर्टेन एनिमल स्पीसीज कैन नॉट ग्रो बियॉन्ड देयर पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, तो ये इसको नहीं बताता, मतलब ठीक है, जो इन्होंने आपसे पूछा लिमिट ऑफ ग्रोथ थ्योरी उसके अकॉर्डिंग क्या है, तो ये गलत है। लैंड फॉर्म डू नॉट डिग्रेड बियॉन्ड द बेस लेवल, ये भी गलत है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन लिमिट्स द ग्रोथ ऑफ फ्लोरा ऑफ ट्रॉपिकल रेनफॉल, तो ये गलत है, ठीक है। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट में सही है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सुरगम एंड द जिंक, देखो ये क्या है, देखो आप पढ़ सकते हो, लिविंग रूट ब्रिजेस, देखो ये नहीं है ऐसा। ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस हैं जो वेस्टर्न घाट्स और लद्दाख रिस्पेक्टिवली यूज़ किया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए सुरगम और जिंक क्या है। ना ही शिफ्टिंग कल्टिवेशन प्रैक्टिस है और ना ही टेरेस फार्मिंग प्रैक्टिस, ठीक है। ये क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस है। Consider the following statement, the total amount of water received in the form of rainfall over an year is called as rainwater harvesting potential. The amount of water that can be effectively harvested out of total वाटर रिसीव इज कॉल्ड एज रेन वाटर एनवायरमेंट। देखो ये इन्होंने उल्टा कर दिया है, जो हम वाटर इफेक्टिवली हार्वेस्ट कर लेते हैं उन्हें हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, जबकि जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिसीव किया जाता है इन फॉर्म में उन्हें हम रेन वाटर एनवायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो नाइदर वन नाइदर टू इसका करेक्ट हो गया। विद रेफरेंस टू द होम्योस्टेसिस, देखो होम्योस्टेसिस वही होते हैं जैसे मेनली हम मैमल्स हो गए जो अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर जितना भी हार्श हो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ठीक है। इट रेफर्स टू द मेंटेनेंस ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन, ये बात बिल्कुल सही है। ओनली मैमल्स आर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, देखो मैमल्स बेस्ट एग्जाम्पल जरूर है लेकिन ओनली नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया भी बहुत होते हैं ऐसे जो मतलब एक्सटीरोफाइल्स है, मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस को क्या कर पाते हैं, वो झेल पाते हैं। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या इसमें सही है। Which of the following statement regarding the effects of gaseous air pollutant is not correct? सल्फर डाइऑक्साइड causes stiffness of the flower bud with fall off from the plant, देखो ये बात बिल्कुल सही है, प्लांट्स को इफेक्ट करेंगे। द रेड हेज इन ट्रैफिक इज ड्यू टू द एक्सिस्टेंट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये भी सही है। हाइड्रोकार्बन पोल्यूटेंट आर फॉर्म बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ, ये भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन इन ब्लड टू फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो भाई ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता कि वो बाइंड करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, नहीं, गलत है। सेक्रेट ग्रुप्स इन इंडिया कैन बी बेस्ट डिफाइंड, देखो गाइस आपको पता भी होगा। द पैचेस इन द सुंदरबन मैंग्रोव्स वेयर मेंटेड टाइगर आर वर्शिप्ड आउट ऑफ ईयर ने, देखो जो मेनली सेक्रेट ग्रुप्स हैं ये मेनली जो लोकल कम्युनिटी होती है, ट्राइबल लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है हम ये जो पैच ऑफ लैंड है उसको हम खुद ही प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि ये हमारा लाइक वो उनमें मान्यता होती है, ठीक है। द प्लांटेशन ऑफ ट्रीज लाइक कोकोनट एंड बनाना दैट प्रोड्यूस fruits which are used as offering to deities, ये गलत है। Tracts of forest in which all the trees and wildlife within are venerated and given total protection, तो गाइज ये बिल्कुल बात सही है। Forest where wild animals like sacrifice, नहीं, देखो सेक्रीफाइस नहीं करते वो लोग, तो उल्टा प्रोटेक्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स कैन बी यूज एन इंसेक्टिसाइड की तरह हम किसको यूज़ कर सकते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, भाई तीनों के तीनों को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वाइल, देखो गाइस ये हमने इनसाइट्स की मैगजीन में भी पढ़ी है। वाइल यूरिथर्मल ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर सर्वाइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, देखो ये बात बिल्कुल सही है। वाइल ऑल वर्टिब्रेट्स आर स्टीनोथर्मल, ऑल इनवर्टिब्रेट्स आर यूरिथर्मल, देखो ये ऐसा नहीं है, ठीक है। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन पॉइंट सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन इन रिवर्स, मैंने आपको बताया था पॉइंट सोर्सेज क्या होते हैं, जहाँ आपको पता होगी हाँ यार इमिशंस यहाँ से हो रही है, इंडस्ट्रीज़ की चिमनीज होगी, ठीक है। नॉन पॉइंट सोर्सेज ये होते हैं जहाँ पे हमें एमिशंस का सोर्स ही नहीं पता कि है कहाँ से रही है। सरफेस ड्रेन्स कैरिंग द म्यूनिसिपल सीवेज, जो गाइस इसका हमें सोर्स पता है तो ये पॉइंट सोर्सेज में आएगा। रन ऑफ होम एग्रीकल्चर, ये बिल्कुल बात सही, ये नॉन पॉइंट में आएगा। डंपिंग ऑफ एन अनबर्न हाफ बर्न डेड बॉडीज, ये भी हमारे किस में आएगा, नॉन पॉइंट में आएगा। धोबी गार्ड्स भी नॉन पॉइंट में आएगा। एफ्लुएंट फ्रॉम इंडस्ट्री से, देखो ये तो हमें साफ साफ पता चल रहा है इंडस्ट्री से आ रहा है तो ये पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो 2, 3 एंड 4 क्या इसका करेक्ट आंसर है। रेन्स ऑफ मेघालय फॉरेस्ट, डीप ओशन, ट्रेंचेस, टोरेंशियल स्ट्रीम्स एंड बॉइलिंग थर्मल आर एग्जाम्पल ऑफ किसके एग्जाम्पल है, तो भाई ये हैबिटेट के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
Communities rich in species diverse are considered as a stable community. Which of the following is a feature of the stable? देखो stable community का क्या एग्जाम्पल होगा? हाई वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर. देखो अगर वेरिएशन होता रहेगा तो वो स्टेबल कैसे रहेगा? वो तो अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये गलत हो गया. रेजिस्टेंस टू ओकेजनल एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंस, ये बात बिल्कुल सही है. अगर कम्युनिटी वो स्टेबल होगी अगर वो एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंस से कहीं ना रेजिस्ट कर पाएगी. अगर वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगी तो मतलब वो अनस्टेबल हो जाएगी ना, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. रेजिस्टेंस टू इन्वेजन बाय एलियन सिटीज, ये भी बात है, आप कम से कम वहाँ पे एलियन सिटीज ना हो. ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है. कंसीडर द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स. अब आपको बताने इंटरनेशनल इनिशिएटिव में किस किस पे फोकस किया गया था. क्योटो प्रोटोकॉल में हमने रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज पे काम किया था, ये बात बिल्कुल सही है. स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस पे हमने रिड्यूस द मूवमेंट ऑफ द हजार्डस वेस्ट बिटवीन द नेशंस. देखो इसमें वो स्टॉकहोम कन्वेंशन था, ये गलत हो गया. सेंडाई फ्रेमवर्क डिजास्टर मैनेजमेंट, ये बात बिल्कुल सही है. अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो हम इस सेंडाई फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करा होगा. ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम. देखो गाइस ये तो आपको पता होगा बायोटिक क्या होता है, लिविंग होते हैं. ए बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं. टेम्परेचर, मॉइस्चर, सॉइल, भाई ये तीनों के तीनों क्या है, ए बायोटिक है. तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. विद रेफरेंस टू इंटर स्पीसीज इंटरेक्शन कंसिडर फॉलोइंग पेड. गाइस ये हमने इनसाइट में भी किया था. म्यूचुअलिज्म क्या बोथ द स्पीसीज बेनिफिट, ये बात बिल्कुल सही है. प्रेडेशन में वन स्पीसीज बेनिफिट एंड अदर इज, हम ये बात भी सही है. अमेंसलिज्म में वन स्पीसीज बेनिफिट एंड अदर इज अनअफेक्टेड. देखो अमेंसलिज्म में क्या होता है, एक अनअफेक्टेड रहते हैं लेकिन दूसरी स्पीसीज हार्म होती है. तो ठीक है, ये मैंने आपको जीरो नेगेटिव बताया था, थर्ड गलत हो गया. तो फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल सही है. With reference to the grazing food chain and the detritus food chain, consider the following statement. GFC begins with producers while DFC begins with dead organic matter. देखो ये बात बिल्कुल सही है. It is a terrestrial ecosystem. A large fraction of energy flows through GFC then through the DFC. देखो ऐसा जरूरी नहीं है, तो only first statement क्या है इसमें सही है. In the context of biodiversity, the Rivet Popper hypothesis is used to explain the. देखो River Popper hypothesis इसको हम यूज़ करते हैं, ये हम बताते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ लॉस ऑफ स्पीसीज रिचनेस ऑन द बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है. बाकी आप पढ़ सकते हो. मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी फॉर एन इकोसिस्टम नो. प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन नो. फीचर्स अडॉप्टेड बाय ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट टू द क्लाइमेट नो. देखो रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस इज यूज टू एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ लॉस ऑफ स्पीसीज रिचनेस ऑन द बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, अगर स्पीसीज रिचनेस का लॉस होता है तो हमारी बायोडाइवर्सिटी पे क्या है इम्पैक्ट पड़ेगा. विद रेफरेंस टू द ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ हाई ट्री स्पीसीज एज कम्पेयर टू टेम्परेट फॉरेस्ट, ये बात बिल्कुल सही है. टेम्परेट फॉरेस्ट हैव अ थिन कैनोपी ऑफ ट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैव अ थिक कैनोपी. देखो आपको पता ही होगा क्योंकि रेनफॉल यहाँ पे हमेशा ज़्यादा रहती है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल. देखो सेडिमेंट्री मैंने आपको बताया था जो मेनली लिथोस्फीयर से कनेक्टेड होती है साइकिल, उसे हम बोलते हैं. जो कि एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड होती हैं वो गैसीय साइकिल बोली जाती है. नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर और फॉस्फोर. देखो नाइट्रोजन और कार्बन क्या है, मेनली क्या एटमॉस्फेयर से रिलेटेड रहते हैं, जबकि सल्फर और फॉस्फोर को हम सेडिमेंट्री साइकिल बोलते हैं. थर्ड एंड फोर्थ केस में करेक्ट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द यूज एज बायोफर्टिलाइजर. नोस्टेक, अमीबिक्स, काइनोबैक्टीरिया, ओसीवेटिव, सारे के सारे क्या हैं इसमें हम एज अ बायोफर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं. विद रेफरेंस टू द फोटोकेमिकल स्मोक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट अकर्स इन अ कूल ह्यूमिड क्लाइमेट. नहीं, देखो ये वार्म में होती है. इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ द सनलाइट ऑन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड. ये बात बिल्कुल सही है. ओजोन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फोटोकेमिकल, ये भी सही है. तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट गैप में करेक्ट है. Which of the following statement regarding the Basel Convention 1989? It regulates the import and export of the hazardous waste among the parties to it. ये बात बिल्कुल सही है. It establishes a legal binding agreement. देखो legal binding नहीं है, तो only first statement केस में सही है. Consider the following statement regarding the photosynthetically active radiation. It is a part of electromagnetic radiation in the range of 400 nanometer to 700 nanometer. तो ये गाइस सही है. Plants need to absorb at least 80 to 85% of PAR to sustain the entire living. देखो गाइस नियर सिर्फ 2 to 10% करता है, 80 to 85% नहीं करता, तो ये गलत होगी. PAR चेंजेस सीजनली एंड वेरीज डिपेंडिंग ऑन द लैटिट्यूड एंड द टाइम ऑफ डे. देखो ये बात बिल्कुल सही है. जितना सन की किरणें अलग अलग पार्ट्स ऑफ अर्थ में आ रही है उस हिसाब से क्या है वो वेरिएट करेगा. तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. विद रेफरेंस टू द बायोटिक कम्युनिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फैगोट्रॉप्स और द ऑर्गेनिज्म दैट कंज्यूम प्रोड्यूसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. देखो इसको हैगोट्रॉप्स को हम हेट्रोट्रॉप्स ही बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. सेप्रोट्रॉप्स और द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है. तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ह्यूमस. इट सर्व्स एज अ रिजर्वर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये बात बिल्कुल सही है. इट इज हाईली रेजिस्टेंस टू द म्यूक्रोबियल एक्शन, ये भी सही है. तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है.
Consider the following statement with reference to the Environment Protection Act 1986. The act empowers the central government to coordinate actions of the state government एंड ले डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। देखो EPA का काम ही यही है, तो ये बात बिल्कुल सही है। नेशनल पार्क, सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व एंड बायोस्फीयर रिजर्व आर सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर नहीं, देखो आपको पता होना चाहिए नेशनल पार्क, सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व ये मेनली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, और जो बायोस्फीयर रिजर्व तो भाई यूनेस्को का है, तो भाई ये तो गलत है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है। Consider the following statement: an ecosystem is a functional unit of the nature where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment। ये बात बिल्कुल सही है। There is an exchange of materials and energy within the ecosystem as well as between adjoining ecosystem। देखो ये बात भी सही है। The vast network of all the interconnected system constitute a niche। देखो ये गलत है, निके तो बल्कि हर एक मतलब कि हर एक स्पीसीज का अलग अलग होता है, किसी भी दो स्पीसीज का एक निके नहीं हो सकता। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या इसमें सही है। विद रेफरेंस टू द कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% मीथेन इन गैसेस फॉर्म। ये बात बिल्कुल सही है। 80 to 90% मेनली CH। देखो नेचुरल गैस मेनली मीथेन से ही बनती है, तो आपको पता होना चाहिए। इट इज अ लेड फ्री एंड लाइटर देन, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। देखो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मेनली क्या होता है, उसमें मोर देन 50% स्पीसीज का होनी चाहिए, वहाँ एंडेमिक होनी चाहिए, और उसका काफ़ी एरिया क्या होगा ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुका होता है, ठीक है, वहाँ तो आपको पता होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर बायोजियोग्राफिकल रीजन वेयर मोस्टली एक्सोटिक स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। देखो एंडेमिक स्पीसीज मिलते हैं, एक्सोटिक नहीं मिलते, तो ये स्टेटमेंट यहीं गलत होगी। जनरली द टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैड विटनेस्ड अ डिक्लाइन ओवर द ईयर। देखो क्या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बल्कि हमारे बड़े हैं, जो पहले 25 थे हमने और 9 ऐड हुए हैं, तो 34 मतलब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बड़े, नो डाउट उसके अंदर क्योंकि डिक्लाइन क्या हो रहा है, हमारा बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन हो रही है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है। सॉरी, डिक्लाइन नहीं हुआ है हमारा, इम्प्रूव हुआ है। इम्प्रूव कह रही हूँ, आई मीन बढ़ी है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। द हिमालयज एंड वेस्टर्न घाट्स आर द ओनली 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द इंडिया। नहीं भाई, हमारे 4 हैं। हिमालयज है, बायो वेस्टर्न घाट्स हैं, सुंदरलैंड है, मतलब मेनली अंडमान निकोबार आइलैंड, और जो इंडो बुर्मा रीजन है वो है, ठीक है। तो ये भी गलत है। तो नॉट करेक्ट कौन सी भाई, तीनों स्टेटमेंट क्या है, नॉट करेक्ट है। वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड इन 1980 एम्ड एट मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस। ये बात बिल्कुल सही है। प्रोटेक्शन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी यस, सस्टेनेबल यूज ऑफ स्पीसीज एंड इकोसिस्टम। तो भाई आप ना ये थोड़ा नाम से देख के भी आप थोड़ा सोच सकते हो। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। विद रेफरेंस टू द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। देखो ये बिल्कुल सही है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर। देखो ये जो उन्होंने डेफिनेशन दी है वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की है, तो ये गलत है। जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस जो उसने रेस्पिरेशन में जो लॉस किया है उसका होता है, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द हाइबरनेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो क्या होता है गाइस, जब एनवायरनमेंट हार्श हो, मतलब जो स्पीसीज वहाँ पे नहीं करती, तो कुछ स्पीसीज क्या करती हैं, या तो माइग्रेट हो जाती हैं दूसरे क्लाइमेट में जो उनका फेवरेबल क्लाइमेट है, नहीं तो कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ स्पीसीज क्या होती हैं स्लीप में चले जाते हैं। अगर आपने मेंढक वगैरह देखे हो तो वो बारिशों के मौसम में आते हैं, क्योंकि उस वक्त उनके फेवरेबल एनवायरनमेंट, लेकिन आपको सर्दियों में नहीं दिखेंगे क्योंकि वो क्या कर जाते हैं, विंटर स्लीप पे चले जाते हैं। तो हिबरनेशन मेनली को विंटर स्लीप को बोलते हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू द टेम्परेरी मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू द मोर हॉस्पिटल। तो कोई गलत है, वो मूवमेंट नहीं हुए हैं, वो बस क्या है उस एनवायरनमेंट से एस्केप हो गए, वो है उसी जगह, ठीक है। तो ये गलत है। द टेम्परेचर ऑफ द एनिमल बॉडी इंक्रीजेस ड्यूरिंग द हिबरनेशन। तो कोई गलत है। तो नाइदर 1 नाइदर 2 क्या है इसका करेक्ट आंसर। Consider the following statement regarding the bioremediation. It is a process which uses the microorganisms to detoxify the pollutants in soil। ये बात बिल्कुल सही। देखो बायोरेमेडिएशन में हम देखो नाम से आपको चल रहा है, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से क्या करते हैं, जो पोल्यूटेंट्स हैं उन्हें क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, मिटिगेट करते हैं। इट इज अ टेक्निक यूज टू क्लियर ऑयल स्पिल। देखो ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट के बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म इकोलॉजी? इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग एंड देयर इमीडिएट सराउंडिंग। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन रिलेशन टू ईच अदर एंड टू देयर एनवायरमेंट। It refers to the scientific study of plants, their classification and economic importance. It is the study of wild animals and birds in their natural habitats only. तो गाइस आपने क्या सुटेबल स्टेटमेंट बताने हैं, देखो आप खुद पढ़ो, फिर आपने पढ़ लिया तो देखो गाइस बी स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन रिलेशन टू ईच अदर एंड टू देयर एनवायरमेंट, ठीक है। देखो ये ओनली नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो ये से आप सबको सुटेबल स्टेटमेंट खुद ढूंढनी है। यूट्रोफिकेशन इन अ पोन्ड सिस्टम कैन लेट। देखो यूट्रोफिकेशन क्या होता है, जब न्यूट्रिएंट्स का इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। बर्गेनिंग ऑफ द प्लांट एंड एनिमल लाइफ। देखो ये बात सही है, मतलब कि प्लांट और एनिमल्स की जो इंक्रीज है उनकी ग्रोथ में इंक्रीज होएगा, ठीक है। तो बर्जनिंग का मतलब यही है। रिडक्शन इन द लेक्स टेम्परेचर नहीं, देखो बल्कि उल्टा इंक्रीज होएगा, ठीक है, क्योंकि जब ज़्यादा प्लांट्स एंड एनिमल्स होंगे तो उनकी जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, वो ज़्यादा होंगी, तो इस वजह से क्या है
टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। स्टेटमेंट इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ लेक नहीं बल्कि उल्टा डिक्रीज होएगा। अगर कोई पॉन्ड इतना गहरा है तो अब यहाँ पे यार प्लांट उगेंगे तो उनकी डेप्थ क्या होएगी बल्कि कम होएगी, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। विथ रेफरेंस टू द नाटिक जोन ऑफ द मेराइन इकोसिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो गाइस नेटिक जोन क्या होता है, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है उसके ऊपर का एरिया को होता है, उसी को हम नेटिक जोन बोलते हैं। यहाँ पे मेनली क्या है, लाइट मतलब कि जो सन की लाइट है वो बहुत अच्छे से आ पाती है, और जो कोरल्स हैं बहुत अच्छे से मतलब कि उन्हें जो सोर्स चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए, वो सब मिलता है। इट एक्सटेंड बिटवीन द हाई टाइड एंड द लो टाइड लेवल। देखो ये तो मेनली एबेसिल प्लेन में होता है, तो गलत हो गया। दिस एरिया रिच इन डेंसिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड, ये बात बिल्कुल सही है। जब स्पीसीज को अपने सर्वाइवल के लिए सब मिलेगा तो वहाँ पे ऑफ कोर्स क्या है, डाइवर्सिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एजेंडा 21। इट वाज अडॉप्टेड इन द अर्थ समिट एट रियो डे जेनेरो इन द ईयर 1992। ये बात बिल्कुल सही है। इट इज अ प्लान टू एनकरेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी, ये भी सही है। इट एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ वुमेन एंड इंडिजिनियस पीपल टू अचीव डेवलपमेंट रिलेटेड गोल, तो ये बात सही है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्राइमरी सक्सेशन टेक्स प्लेस इन द एरिया विच हैव लॉस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एग्जिस्टेड, whereas secondary सक्सेशन टेक्स प्लेस इन एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिस्ट। जो गाइस हमने इनसाइट में भी पढ़ा था, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है। प्राइमरी सक्सेशन ये होता है जहाँ पे अभी लाइफ स्टार्ट हुई है, सबसे पहले जैसे जो स्पीसीज आ रही है वहाँ पे, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, जो प्राइमरी सक्सेशन के बाद जो स्पीसीज अब दूसरी आ रही है उसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। रेट ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन इज मच स्लोअर कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। नो, प्राइमरी सक्सेशन का रेट स्लो होता है, लेकिन एक बार जब लाइफ स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद सेकेंडरी सक्सेशन का रेट बल्कि हाई होता है। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें गलत हैं। ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी द ईविल क्वार्टर, देखो ईविल क्वार्टर क्या होता है जरा आप पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। रेफर्स टू द सेट ऑफ 4 events of mass extinction in the geological time scale, major countries which have witnessed the maximum biodiversity loss in the last 10 years, टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज विच एमिट द मैक्सिमम ग्रीन हाउस एमिशन, मेजर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो ईवल क्वार्टर हम मेनली उन्हें ही बोलते हैं जो बायोडाइवर्सिटी लॉस का मेजर कॉज है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फ्लाई एश, ब्लैक सूट, लेड, कैडमियम, निकल। तो भाई ये सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, वो अलग बात है, बहुत ही माइन्यूट कंसनट्रेशन में पाए जाते हैं। तो ऑल द 4 स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको ने टेम्परेट ग्रासलैंड और उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग मैच करना है। वेल्स के हंगरी में पाए जाते हैं, नहीं ये साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। पूछताछ उल्टा हंगरी में पाए जाते हैं, तो ये उन्होंने उल्टा कर दिया। पंपस अर्जेंटीना, तो ये सही है। ओनली थर्ड स्टेटमेंट क्या है इसमें करेक्ट है। Which of the following statement best describe the term antibiosis? It is a type of interaction in which one organism is unaffected but the other is damaged or killed by a chemical secretion. तो भाई एंटीबायोसिस की यही डेफिनेशन बिल्कुल सही है, बाकी आप पढ़ लेना, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कौन सी पैरासिटिज्म की है, कौन सी म्यूचुअलिज्म की है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोयल गैस इज द मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन, ये बात बिल्कुल सही है। कोक इज अ कोल डिराइव्ड प्रोडक्ट विच बर्न्स विदाउट स्मोक, देखो ये बात भी सही है, बिना स्मोक के ही बर्न होता है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। Which of the following statement was provided by Wildlife Protection Act 1972 captive breeding programs for critically endangered species, ये बात बिल्कुल सही है। A complete ban on trade and commerce of wildlife, देखो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। Strengthening management and protection of infrastructure of the national parks and sanctuaries, ये भी सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल करेक्ट है। Which of the following statements are correct regarding the ozone layer? Ozone layer present in the upper, देखो गाइस इन्होंने चलो पढ़ लेते हैं पहले एक बार। Ozone layer present in the upper troposphere acts as a protective layer against the हार्मफुल अल्ट्रावायलेट। देखो गाइस इसमें अगर आप आंसर में जाओगे पीछे तो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर है तो इस वजह से ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आपको पता है जो हमारी ओजोन 2 जगह प्रेजेंट होती है, ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में। जो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है उसे हम गुड ओजोन लेयर बोलते हैं, क्योंकि ये हमें यूवी रेडिएशन से बचाती है, जबकि जो ट्रोपोस्फेयर में है उसे हम बैड बोलते हैं क्योंकि ये हमें हार्म करती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली क्या स्ट्रेटोस्फेयर वाली है, ठीक है। तो इसको हम करेक्ट है ये स्टेटमेंट फर्स्ट। द पोलर स्ट्रेटोस्फेयर क्लाउड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ ओजोन, देखो ये गलत है, ठीक है। द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ डोप्सोनिट, ये बात भी सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। इसे करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये अपर स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द डिकम्पोजिशन ऑफ द डिट्रेट ऑफ द डेड मैटर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लो टेम्परेचर विद द हाई सॉइल मॉइस्चर कंटेंट फेवर्स द हाई रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। देखो डिकम्पोजिशन के लिए टेम्परेचर मिनिमम 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत होगी। द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन डिट्रेट इंक्रीजेज द डिकम्पोजिशन, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। असेस एंड बेनिफिट शेयरिंग एग्रीमेंट इज अ कोर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज और कन्वेंशन। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, नहीं इसका पार्ट नहीं है। इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, नहीं इसका भी पार्ट नहीं है। CBD का पार्ट है, ठीक है। तो आपको पता नहीं चाहिए कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का पार्ट है, कन्वेंशन साइट्स का भी पार्ट नहीं है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सीपीसीबी। देखो गाइस, ये तो हमने काफ़ी करंट में पढ़ा है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में। इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एज एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द ईपीए एक्ट 19। तो आपको पता होना चाहिए, पहली बात तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंडर, ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट के अंडर। तो ये स्टेटमेंट यही गलत होगी। इट कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट अमंग देम। तो ये बात सही है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इसमें सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडाप्टिव फीचर्स इन प्लांट्स टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर। देखो प्लांट्स में ऐसा क्या फीचर होता है जिससे वो लॉस ऑफ वाटर को मिनिमाइज करते हैं, मेनली डेजर्ट एरियाज में होता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल ऑन लीव, फर्स्ट ये बात बिल्कुल सही है। एब्सेंस ऑफ लीव्स इन द सम प्लांट, ये बात बिल्कुल सही है। देखो मेनली अगर आप राजस्थान की तरफ या जो एरिड या सेमी एरिड रीजन्स में जाओगे, वहाँ पे प्लांट्स में लीव्स ही नहीं होते, ताकि वो आपको पता है ट्रांसपीरेशन के थ्रू हम वाटर लॉस करते हैं प्लांट्स, वो होता ही नहीं है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ स्टोमेटा इन द डीप इट्स, ये भी सही है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द एस्चुरीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो एस्चुरीज क्या होती है, वहीं जो रिवर वाटर ओशन वाटर से मिलता है। दे आर ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द सी एंड रिवर, ये बात बिल्कुल सही है। दे आर न्यूट्रिएंट रिच सिस्टम, ये बात भी सही है। द फोना इन द एस्चुरी रीजन हैज़ द एबिलिटी टू मेंटेन सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस। देखो ये बात बिल्कुल सही है। ये बेस्ट इकोटोन भी आप बोल सकते हो। तो फर्स्ट एंड ऑल द थ्री स्टेटमेंट क्या है इसमें बिल्कुल सही है। कंसिडर द फॉलोइंग सोर्सेज, कॉस्मिक रेस, न्यूक्लियर फ्यूजर, एक सेकेंड, न्यूक्लियर फ्यूज इन एटॉमिक रिएक्टर्स, एक्सरे वेव्स। तो भला बताओ कि किसकी वजह से रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है। भाई तीनों की वजह से क्या होता है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन लेडी बर्ड बीटल्स, सिर्फिड फ्लाई एंड द सोल्जर बीटल। दे आर कैटेगराइज अंडर द लिस्ट ऑफ IUCN रेड लिस्ट, नहीं ऐसा नहीं है। दे आर स्पीसीज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स, नो। दे आर यूज एज इफेक्टिव प्रेडेटर्स टू कंट्रोल और एग्रीकल्चर पे, तो गाइस यही बात बिल्कुल सही है, आपको पता हो जाना चाहिए। दे आर स्पीसीज फाउंड हेल्पफुल इन सेग्रीगेटिंग, नो, ठीक है। तो आपको पता हो गया कि ये स्पीसीज किससे रिलेटेड है, हम किस तरह से एग्रीकल्चर पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक प्रेडेटर है। Which of the following statement regarding the ozone layer is not correct पूछा है। ओजोन लेयर इज द प्रोडक्ट ऑफ UV रेडिएशन एक्टिंग ऑन द डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये बिल्कुल करेक्ट है। ओजोन लेयर इज थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल एंड डिकम्पोजेस इनटू द मोलिकुलर ऑक्सीजन, तो ये बात भी सही है। द मेन रीजन फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन इज द रिलीज ऑफ फ्रियोन्स, ये भी सही है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन नॉर्थ पोल, नहीं भाई अंटार्कटिका में हमने फर्स्ट टाइम वो रिपोर्ट किया था, तो इस वजह से डी स्टेटमेंट क्या गलत होगी। तो डी स्टेटमेंट का करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नॉट इनवर्टिब्रेट। देखो इनवर्टिब्रेट आपको पता है जिनकी बैकबोन नहीं होती, वो इनवर्टिब्रेट्स कौन नहीं है, क्रिस्टेंस, मोलस्क, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल। देखो रेप्टाइल्स ही इनवर्टिब्रेट्स नहीं है, ये वर्टिब्रेट्स में आते हैं, ठीक है। ओशंस कंटेन्स वास्ट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल दैट प्रेजेंटली सर्व एज अ मेजर रिसोर्स फॉर ह्यूमंस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज इज आर फाउंड इन द ओशन। ओशंस में क्या क्या फाउंड, फूड रिसोर्सेज, ये बात बिल्कुल सही है। फ्यूल मिनरल्स भी होते हैं। बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं होते। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज नहीं, देखो कन्वेंशनल होते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं। नॉन कन्वेंशनल है कि आप हार्वेस्ट कर सकते हो अपने अलग अलग प्रोजेक्ट यूज़ करके, जैसे टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, ठीक है। जैसे तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज नेचुरल डिजास्टर, बिल्डिंग फायर्स, वोल्केनिक इरप्शन, एवलांचर रोड। भाई ये तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्डिंग फायर्स को छोड़ के सेकंड थर्ड फोर्थ क्या ये हमारे मैन मेड सॉरी नेचुरल डिजास्टर में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिगार्डेड एज ए पर्टिकुलर पोल्यूटेंट। देखो पोल्यूटेंट कौन एक्ट करता है, बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी, डस्ट। देखो अगर ये स्मॉल अमाउंट में होंगे सब क्या है, ये पर्टिकुलर पोल्यूटेंट होते हैं। तो ऑल द फोर्थ स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। देखो मेनली तो वाटर होता है, वाटर में देखो एल्गी जम जाती है, तो क्या वो वेस्ट वाटर नहीं हो जाता, वो होता है, वो पोल्यूटेंट करता है, ठीक है। Consider the following statement regarding the captive breeding. It is the process of breeding animals outside their natural environment in restricted areas like zoos and aquariums. ये बात बिल्कुल सही है। The sole aim of captive breeding program is to exhibit interesting species। देखो exhibit थोड़ा करना है, हमें उनको बढ़ानी है, उनकी species की population। The नंदीकरण जू पार्क ये ओडिशा में है, is the only zoological park to have captive breed white tigers in India। तो कोई ये बात गलत है, only first statement केस में बिल्कुल सही है। Consider the following pollutant: carbon monoxide, nitrogen oxide, suspended particulate matter, unburned hydrocarbon। Which of the pollutant given above are released from vehicular emission। तो भाई सारे के सारे क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो ऑल द फोर स्टेटमेंट क्या है इसमें बिल्कुल सही है। Consider the following statement regarding the environmental impact assessment. The rules of the environment impact assessment has been notified under the provision of Environment Protection Act 1986। ये बात बिल्कुल सही है। National Biodiversity Authority is the nodal authority to review the EIA application of all new project। तो एक्चुअली इसके जो रिव्यू करती हैं एप्लीकेशंस को, वो डिफरेंट स्टेज पे कंसल्टेंट स्टेट्स हैं, वो उनको रिव्यू करती है। इट इज़ मैंडेटेड टू इन्वॉल्व द पब्लिक वाइल मेकिंग द एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट
statement regarding the sanitary landfills, depletion of organic matter takes place under anaerobic condition, ये बात बिल्कुल सही है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड आर जनरेटेड एट द डिप्लीशन प्रोसेस, ये भी सही है. तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेशन मार्क्स इशूज क्वालिटी मार्क फॉर द फूड प्रोडक्ट्स. एग्रीकल्चर मार्केट येस बिल्कुल बात सही है. ISA मार्क बाय BIS येस. फूड प्रोडक्ट ऑर्डर मार्क, तो ये तीनों के तीनों सही हैं. ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट. कंसिडर फॉलोइंग, आपको बताना है कि क्या हम कौन से पोल्यूटेंट को हम मेनली यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हम यूज़ करते हैं पर्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल करने के, तो ये भाई बिल्कुल सही है. वेट स्क्रबर को हम यूज़ करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड कंट्रोल करने के लिए, ये भी सही है. कैटालिटिक कन्वर्टर्स को हम अनबर्न्ड हाइड्रोजन कार्बन को यूज़ करते हैं, तो ये भी सही है. तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट के बिल्कुल सही है. देखो आगे बढ़ते हैं. दिस इज वन ऑफ द जोन ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम. दिस जोन इज फाउंड इन द डीप वाटर पार्ट ऑफ द पॉन्ड. दिस जोन इज कोल्ड होता है, डेंस होता है, लिटिल लाइट वहाँ पे पहुँचती भी है. द फोना इन दिस जोन, ये क्या खाते हैं, जहाँ पे वो स्पीसीज होती है वो डेड ऑर्गेनिज्म खाते हैं. एंड यूज ऑक्सीजन फॉर सेल रेस्पिरेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब इन द पैराग्राफ अबव. तो भाई इसका जो है प्रोफुंडल जोन है. देखो गाइस ये तीन तरह के जोन है, आप अलग से पढ़ लेना. लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन, प्रोफुंडल जोन क्या क्या होते हैं. Which of the following projects uses the run of river system for the purpose of generating टाइडल एनर्जी. देखो टाइडल एनर्जी तो आप ओशन में यूज़ कर सकते. स्मॉल स्केल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आप यूज़ कर सकते हो, तो टाइडल एनर्जी नहीं कर पाओगे. लार्ज रिजर्वर बेस्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं. देखो रन ऑफ रिवर वाटर से नहीं कर पाओगे, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या इसमें करेक्ट है. Which of the following statement best describe the term catabolism? It refers to the degradation of the detritus into the simple organic substance. देखो आपको नाम से ही पता चल गया, ये बात बिल्कुल सही है. कैटाबोलिज्म हम मेनली क्या करते हैं, जो हमारे डेड ऑर्गेनिज्म सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस है, उन्हें डिग्रेड कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस. ठीक है. Consider the following statement with respect to the ecological pyramid. The pyramid of biomass in a sea is generally inverted. देखो ये बात बिल्कुल सही है. इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, जब पॉपुलेशन बॉटम टू टॉप क्या करती है, बढ़ती है. ठीक है. तो सी सिस्टम में देखा गया है जो बायोमास का पिरामिड है वो मेनली बढ़ता है, जबकि जो टेरेस्ट्रियल में उल्टा अपराइट होता है. ठीक है. पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम कैन नेवर बी इन्वर्टेड. ये बात बिल्कुल सही. आपको पता है पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर्स दोनों अपराइट और इन्वर्टेड हो सकते हैं, लेकिन जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो सिर्फ अपराइट ही हो सकता है. मतलब कि वन ट्रॉफिक टू लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल हमेशा क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो हमेशा लूज होती है. 10% एनालॉग होता है. ठीक है. तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ सोलर कुकर एंड सोलर वाटर हीटर. इंफ्रारेड रेज, UVA वेव, UVB, UVC. देखो ओनली इंफ्रारेड रेज हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओनली द करेक्ट स्टेटमेंट. With reference to the photovoltaics, consider the following statement. This method uses the principle of photosynthesis to generate electricity. देखो फोटोवोल्टाइक सन की लाइट को यूज़ करिए, फोटोसिंथेसिस तो गलत हो गया. ट्रेडिशनल सोलर कुकर्स एम्प्लॉय दिस टेक्नोलॉजी फॉर हीटिंग वुड, हीटिंग फूड. देखो ये गलत है, तो ओनली नाइदर 1 नाइदर 2 क्या स्टेटमेंट सही है. Which of the following statement is correct regarding the Environmental Pollution Prevention and the Control Authority? It was established under the Water Pollution Act to oversee pollution by industry. देखो ये तो CPCB था, Central Pollution Control Board. It is the Supreme Court mandated body to control air pollution in NCR. तो ये आपको पता नहीं है, दिल्ली NCR में ये बॉडी मैंडेटेड किया है सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. तो एनवायरमेंट पोल्यूशन अथॉरिटी आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है. इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश एज एन इंटरम बॉडी फॉर मैनेजमेंट ऑफ काम्पा. नहीं. It was established by the central government in 1994 in aftermath of Rio Earth. नहीं ये करो. Joint forest management initiated by the government of India aims at collaborating with neighboring countries to protect and manage forests, collaborating with private sector in forest conservation projects, joint implementation of the forest conservation program by central and state government, working closely with the local communities for protecting and managing. तो गाइस डी स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल करेक्ट है. इसमें का एम यही है कि हम जो लोकल लोग हैं, आम जनता है, उसके साथ काम करें ताकि हम अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें, मैनेज कर सकें. ठीक है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट एन इन्वेसिव. देखो आपको पता है इन्वेसिव स्पीसीज और एलियन स्पीसीज क्या होती हैं. ठीक है. जो किसी और कंट्री से हमारी कंट्री में आ जाती है. वाटर हाइकनिक, कैरेट ग्रास, अफ्रीकन रेड हिबिस्कस. देखो रेड हिबिस्कस है जो इन्वेसिव स्पीसीज नहीं है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज? इंप्रूव्ड एग्रीकल्चर यील्ड इन द हायर लैटिट्यूड. देखो हो भी सकता है. रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी एंड अल्पाइन, ये भी हो सकता है. रिडक्शन इन कोरल्स इन द जियोग्राफी और ट्रॉपिकल, ये बात तो क्लाइमेट चेंज के सभी रीजंस हैं. ठीक है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी द स्टैंडिंग क्रॉप रेफर. देखो मैंने आपको बताया था स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है. किसी भी पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे कितना अभी बायोमास है उसी को हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप. ठीक है. द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम एट एनी ट्रॉपिक लेवल, ये बात बिल्कुल सही है. अ कम्युनिटिव हर्ब्स एंड शिफ्ट ग्रोइंग क्रॉप रेडी फॉर द हार्वेस्ट. नो. द मास ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम. नो. विद रेफरेंस टू द जीन थेरेपी. देखो जीन थेरेपी बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में रहता है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. देखो जीन थेरेपी का हमारा मकसद यही है, जैसे क्या होता है
पेरेंट्स से बच्चों में डिजीज़ ट्रांसफ़र हो जाती हैं, वो क्यों होती है? क्योंकि उनके जीन्स उनमें बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि उन जीन्स को क्या हम पहले ही रिपेयर कर दें या उनको रिमूव कर दें, ठीक है, ताकि वो जीन्स बच्चों में जाए ही ना, जिस वजह से वो बीमारी उनमें आए ही ना, ठीक है। तो हमारा जीन थेरेपी का एम यही है, ठीक है। पढ़ते हैं जीन थेरेपी के बारे में। इट इन्वॉल्व द डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल टू कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। ये बात बिल्कुल सही है। इट अलाउज करेक्शन ऑफ द जीन डिफेक्ट दैट हैज़ बीन डायग्नोस्ड ऑफन एम्ब्रियो। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ लेंटिक वाटर इकोसिस। देखो एक लोटिक होता है, एक लेंटिक होता है। लेंटिक मेनली होता है जो जहाँ पे वाटर स्टैंडिंग को मतलब खड़ा हुआ हो। पॉन्ड्स, ये बात बिल्कुल सही। मार्शेस में भी होता है। रिवर्स में तो फ्लोइंग वाटर होता है, तो ये गलत हो गया। स्प्रिंग्स में क्या होता है? स्प्रिंग्स में भी भाई क्या होता है? पानी मूवमेंट में होता है, फ्लोइंग होता है। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट केस की बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द वाटर पोल्यूटेंट। फ्लोराइड कोसेस इरोजन ऑफ बोन्स एंड टीथ। ये बात बिल्कुल सही है। लेड इज एसोसिएटेड विद द लीवर एंड किडनी डैमेज। ये बात भी सही है। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद द पोटेशियम कंटेमिनेशन। देखो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रोजन कंटेमिनेशन से, पोटेशियम से नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन इन एन एग्रो इकोसिस्टम। देखो इन्होंने मस्टर्ड क्रॉप, एफिड, बीटल और बर्ड के बारे में पूछा है। देखो एफिड का होता है बहुत छोटा इंसेक्ट होता है, तो मस्टर्ड क्रॉप के पहले एफिड जाता है, बीटल एफिड को खाता है, बर्ड बीटल को खाता है। तो ये ए बिल्कुल सही है। देखो ये बाकी जो तीनों है वो गलत है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पावर प्लांट रिलीज रिसाइकल्ड हॉट वाटर इनटू द रिवर्स लेटिंग टू द थर्मल पोल्यूशन। देखो अब आप सोचोगे यार उसने तो वाटर रिसाइकिल करके फिर डिलीवर किया है, डिस्चार्ज किया है, तो क्या वाटर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए? बट ऐसा गलत है। देखो वाटर हॉट है, आपको क्या करना है, वाटर का जो टेम्परेचर उसी हिसाब से उसको क्या करना है, डिस्चार्ज करना। तो ये गलत हो जाएगा। ये थर्मल पोल्यूशन क्या करेगा, करेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। द डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वाटर। ये बात भी सही है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। अब जरा फूड और एडल्ट्रेंट देखो क्या होता है। ब्लैक पेपर में हम पपाया सीड्स यूज़ करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। टर्मरिक में मेटानिल येलो, ये भी सही है। मिल्क में यूरिया, ये भी सही है। तो तीनों की दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। सिग्निफिकेंस ऑफ वेटलैंड बताना क्या है। दे आर ब्रीडिंग एंड नेस्टिंग एरियाज फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स। ये बात भी सही है। दे प्रोटेक्ट कोस्ट लाइन फ्रॉम इरोजन एंड रिड्यूस डैमेज फ्रॉम स्टॉर्म एंड साइक्लोन, बिल्कुल सही है। दे हेल्प इन प्योरीफाइंग वाटर। देखो फिर तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द BOD। इट द पोल्यूटेड वाटर हैज लेस BOD देन क्लीनर वाटर। देखो मैंने आपको गाइस इनसाइट में भी बताया था, BOD इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिजोल्व ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्या होएगा, जब डिजोल्व ऑक्सीजन जो पोल्यूटेड वाटर होता है वहाँ पे डिजोल्व ऑक्सीजन कम होता है, तो इसमें का मतलब बायो ऑक्सीजन डिमांड क्या है उसकी ज़्यादा होती है, तो इंक्रीज़ होएगा, ठीक है, तो लेस नहीं होएगा। इट इज़ अ मेजर ऑफ केमिकल एंड ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। देखो केमिकल एंड ऑर्गेनिक, केमिकल का नहीं होता, एक सेकेंड, केमिकल का नहीं होता, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स का होता है, इस वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव इज आर करेक्ट। तो नाइदर 1 नाइदर 2 क्या है इसकी करेक्ट है। Consider the following statement. Food adulteration means the addition of any substances to a food item to improve its flavor, color and shelf life. देखो हम इम्प्रूव नहीं करते, देखो नो डाउट हम फ्लेवर, कलर और शेल्फ लाइफ को हम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम मेनली हार्मफुल है जो चीप सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें ऐड करते हैं, तो स्टेटमेंट गलत होगी। करंटली देयर इज नो एक्ट टू रेगुलेट फूड अडल्ट्रेशन। नहीं भी एक आया था एक्ट प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन 1954 में, वो इसे रेगुलेट करते हैं। तो नाइदर 1 नाइदर 2 इसके करेक्ट स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। UNFCCC सेविंग द ओजोन लेयर कॉन्फ्रेंस, CBD या वीना कॉन्फ्रेंस। देखो वीना कॉन्फ्रेंस फर्स्ट थी जो 1985 में आई थी, जो CBD था देखो आपको पता होगा 1992 में आया था, UNFCCC 1994 में था, सेविंग द ओजोन लेयर कॉन्फ्रेंस ये 1989 में। तो फर्स्ट कौन सा आया था, वीना कॉन्फ्रेंस। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैसेज इन ऑर्डर ऑफ द रिलीजिंग ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर हेक्सो। आपने क्या करना है, इंक्रीजिंग में रहना है, तो आपको पता नहीं चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे कम होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मीथेन होती है, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड और फिर सल्फर हेक्सोक्लोराइड। तो 2 1 3 4 क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं भाई, 2 क्वेश्चन रह गए हैं आपके। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। पोटेशियम किस में यूज होता है, पोटेशियम का काम क्या होता है, मेजर सोल्यूट इन एनिमल सेल्स, ये बात बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम द स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, यस। कैल्शियम रेगुलेटर ऑफ सेल परमीटर, ये भी सही है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट गैस में बिल्कुल करेक्ट है। इट इज अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, द ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन इंक्रीजेज इट्स कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, इट्स कंसंट्रेशन ग्रेटली वेरीज फ्रॉम सीजन टू सीजन एंड रीजन टू। तो गाइस अच्छे से पढ़ो, ठीक है। इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू वार्मिंग ऑफ द अर्थ ड्यू टू इट्स कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब बोथ इनकमिंग एंड टेरेस्ट्रियल लिक्विड। ग्रीन हाउस कौन सी है, इसमें CFC, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाटर वेपर, कार्बन। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर वाटर वेपर, क्योंकि देखो पहली बात देखो वाटर वेपर क्या सीजन टू सीजन वेरी करता है, ठीक है।
और रीज़न टू रीज़न भी कर रहा है। दूसरी बात क्या है, देखो इसके बाद क्या कैपेसिटी है दोनों इनकमिंग और टेरेस्ट्रियल रीजन दोनों को एब्जॉर्ब करने की, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो वाटर वेपर है। तो यहाँ पे हमने एनवायरमेंट इकोलॉजी का ये टेस्ट भी कंप्लीट कर दिया। कल मैं फिर एक जियोग्राफी का टेस्ट लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।